नमस्कार। अविरत थोड़ा सोशल इस चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। अविरत थोड़ा सोशल हमेशा से ही सामाजिक विषयों में सक्रिय रहा है। शिव जागर सप्ताह हो, भारत चीन रिलेशन हो या राम मंदिर का इश्यू, इन सारे विषयों का अलग नजरिया हमने आपके सामने अभी तक प्रस्तुत किया है। आज ऐसा ही एक विषय हम आपके सामने लेकर आए हैं। हाल ही में प्रेजेंट हुआ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये पॉलिसी क्या है, इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है प्रोफेसर मिलिंद मराठे सर। मिलिंद मराठे सर ने विजेटीआई कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। सन 2008 से 2012 तक वो एबीवीपी के नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं। पिछले 30 साल से वो शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत है। स्वागत है आपका सर। नमस्ते। तो इससे पहले हम प्रश्नों की तरफ बढ़े, मैं आपसे बहुत ही बेसिक सवाल पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके मेन प्रोविजंस क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस चर्चा में सहभागी होते हुए मैं बहुत खुशी अनुभव कर रहा हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति दौलत सिंह कोठारी कमीशन के द्वारा निर्धारित, जिसको हम कोठारी कमीशन रिपोर्ट ऑन एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, वो पहली रही। दूसरी नीति रही 1986 में। अब ये जो तीसरी नीति है, ये लगभग 34 साल बाद इस देश में सभी के सामने आ गई है। ये 34 साल का कार्यकालखंड अगर हम देखेंगे तो इस 34 साल में बहुत सारे बदलाव आए हैं। तंत्रज्ञान में बदलाव आया है। इंडस्ट्री 4.0 रिवॉल्यूशन आज भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस कारण से कई विषय बदले हैं। मशीन लर्निंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे कई विषयों के बदलने के कारण आगे चलकर छात्रों की 21वीं सदी में जो गुण समुच्चय होना चाहिए, उसकी परिभाषा ही मानो बदल चुकी है। और इसीलिए इस शिक्षा नीति की बहुत बेहद जरूरी थी और इस कारण से सभी भारत के निवासी छात्र, अध्यापक इस शिक्षा नीति की मानो राह देख रहे थे। अब इस शिक्षा नीति में क्या है? अब इस शिक्षा नीति का जो विजन है, वो बहुत ही स्पष्ट रूप से उस विजन को उन्होंने परिलक्षित किया है। वो विजन है कि ये शिक्षा नीति भारत केंद्रित शिक्षा नीति रहेगी। और वो क्या करेगी? तो वो भारत का आमूलचूल परिवर्तन करेगी, लेकिन यह परिवर्तन शाश्वत परिवर्तन रहेगा। कैसे करेगी? तो इस शिक्षा नीति से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देश के प्रत्येक छात्र को देकर एक न्यायपूर्ण और वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी इस देश में उत्पन्न करना और उसके माध्यम से देश का परिवर्तन करना, ये इस शिक्षा नीति का मानव उद्देश्य है जो लिखित है। अब इस शिक्षा नीति में मुख्य रूप से दो भाग है। एक है स्कूली शिक्षा है, एक है उच्च शिक्षा है। लेकिन मैं उस प्रकार से नहीं जाऊंगा। मैं इस शिक्षा नीति की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पर ध्यान दूंगा। वैसे हम सभी जानते हैं कि भारत में शिक्षा का अपना एक महत्व है और भारतीय शिक्षा जब हम कहते हैं, वो केवल रोजी रोटी और आजीविका चलाने के लिए स्वयं को सक्षम करने वाला इतना भर ही उसकी व्याख्या नहीं होती। तो भारतीय परंपरा और भारतीय तत्वज्ञान के अनुसार शिक्षा ये माहिती, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान, उसके आगे प्रज्ञा, विजडम, और केवल विजडम तक वो सीमित नहीं रहती, क्योंकि विजडम का दुरुपयोग भी कोई व्यक्ति कर सकता है। इसलिए इसका अंतिम उद्देश्य शिक्षा का बताया गया है वो सत्य की खोज। और ये करते 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 मनुष्य स्व की पहचान कर लेता है, सेल्फ रियलाइजेशन। और दूसरा उद्देश्य होता है लिबरेशन,
मुक्तता। अब ये मुक्ति किससे होती है? तो ये मुक्ति होती है शरीर को आलस्य से मुक्ति, मन को चंचलता से मुक्ति, बुद्धि को जड़त्व से और मन की दासता से मुक्ति। तो ऐसा अगर एक मुक्त, ऑल राउंड डेवलप्ड ऐसा अगर व्यक्तित्व का निर्माण हुआ तो वो वास्तविक रूप में शिक्षा का उद्देश्य है। तो इन शिक्षा के उद्देश्य को लेकर यह शिक्षा नीति बनी है। इसका सबसे महत्व का पहला पहलू है कि ये स्टूडेंट फ्रेंडली एजुकेशन पॉलिसी है। यानी क्या? तो आज तक हमने कभी भी छात्र को विषयों का चयन उसके मर्जी के अनुसार करने की सुविधा नहीं दी थी। इस शिक्षा नीति में छठी कक्षा से लेकर शिक्षा के अंतिम पड़ाव तक छात्र लचीलेपन से, अपनी मनमर्जी से, अपने आगे चलकर उद्दिष्ट से वो विषयों का चयन कर सकता है। तो यह फ्लेक्सिबिलिटी ये सबसे महत्व की बात है। दूसरी सबसे महत्व की बात है वो 5वीं कक्षा तक निश्चित रूप से और 8वीं कक्षा तक प्राधान्य से सभी ज्ञान ये व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में या अपने आसपास की भाषा में या राज्य भाषा में देना एक दृष्टि से अपेक्षित किया है। इसका कंपल्शन जरूर नहीं है, लेकिन यह अपेक्षित है। अब हम अनुभव करेंगे कि अगर कोई भी शिक्षा ये मातृभाषा में दी जाती है तो विचारों की स्पष्टता, बहुत कठिन इस प्रकार के विषयों को समझने की क्षमता और अच्छी तरह से मूलभूत विषय पर विचार करने की क्षमता यह मातृभाषा से प्राप्त शिक्षा के द्वारा उत्पन्न होती है। अब गत कुछ सालों के नोबेल लॉरिएट्स देखिए। मेजॉरिटी ऑफ द नोबेल लॉरिएट्स यू विल फाइंड दैट दे हैव बीन टॉट इन देयर मदर टंग। तो ये उसका महत्वपूर्ण भाव है और इसीलिए मातृभाषा में शिक्षा और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा, ये इस शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। तीसरा महत्व का मुद्दा है वो स्कूल एजुकेशन के बारे में है। हम सभी को मालूम है कि आज तक 10+2 इस प्रकार का ढांचा, इस प्रकार की संरचना पूरे देश में हमने अनुभव की है। इस ढांचेगत बदलाव में आज इस शिक्षा नीति के बाद 5+3+3+4 इस प्रकार की प्रणाली का अंतर्भाव किया है। इसमें पहला जो 5 साल है उस पर मैं ज्यादा ध्यान दूंगा। उसको कहा है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ECCE। इसमें क्या है? तो बच्चा जब 3 वर्ष का होता है तो 3 वर्ष का बच्चा होने के तुरंत बाद उसको भारतीय शिक्षा के तहत उसको सम्मिलित किया जाएगा और 3 वर्ष से ही उसकी जिम्मेवारी शिक्षा संस्थान लेंगे। उसको बाल वाटिका कहा गया है क्योंकि यह सिद्ध हुआ है कि 85% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट गेट्स कंप्लीटेड फ्रॉम एज 0 to 6। तो इसीलिए 3 साल से ही बच्चे को अध्ययन की विधिवत परिधि में लेते हुए उसके ऊपर बहुत अच्छे प्रकार से संस्कार, उसको न्यूट्रिशन देना, उसको सभी प्रकार की गुणवत्ताओं के लिए तैयार करना, हंसते खेलते एक वातावरण उत्पन्न करना, इस प्रकार का एक साहसिक रिवोल्यूशनरी उपाय इस शिक्षा नीति में उन्होंने सुझाव दिया है। फिर एक और महत्व की बात है और वो है सर्वसमावेशक शिक्षा। आज भारत में सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रथम कक्षा में तो 100% एनरोलमेंट होता है, लेकिन बाद में ये एनरोलमेंट धीरे 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 कम होता जाता है। इसीलिए इस शिक्षा नीति ने यह तय किया है कि आज जो 2 करोड़ छात्र ड्रॉप आउट हुए हैं उन सभी छात्रों को इस शिक्षा में लाएंगे और प्रत्येक बालक को शिक्षा देंगे। इस शिक्षा नीति का जो एक और महत्वपूर्ण पहलू है वो सर्वसमावेशी शिक्षा।
इंक्लूसिव एजुकेशन। हम सबको मालूम है कि स्वाधीनता के बाद 70-72 साल होने के बावजूद आज हमारे देश में ऐसे कई वंचित समूह हैं जो दुर्भाग्य से शिक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं या कम हो पाए हैं। ऐसे 4 समूहों को ध्यान में लेकर उनके शिक्षा में शामिलीकरण करने के लिए इस शिक्षा नीति ने विशेष प्रावधान किया है। उसको उन्होंने एक शब्द दिया है, सोशल एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, एसीडीजीज। 4 एसीडीजीज है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। हम सबको मालूम है कि महिला शिक्षा में आज भी भारत पीछे है, यानी तहसील से लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कॉलेज में जाने की जरूरत आ पड़ी तो पहली शिक्षा बंद होती है घर के लड़की की, कि वहां कहां रहेगी, सुरक्षा होगी क्या, ऐसे कई कारण हैं। इस कारण से महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा में हम बहुत पीछे हैं। इसलिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण समूह इस शिक्षा नीति ने अधोरेखित किया है। दूसरा समूह है ट्रांसजेंडर व्यक्तित्व। इनको भी शायद पहली बार भारतीय शिक्षा में सम्मिलित करने का प्रयास ये शिक्षा नीति करती है। दूसरा एक बड़ा समूह है, वो है जिनको लर्निंग डिफिकल्टीज है। आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन संख्या ये बताती है कि 15% ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम लर्निंग डिफिकल्टीज। दुर्भाग्य से हमने भी तारे जमीन पर यह पिक्चर आने के बाद ही हमको यह समस्या का महत्व ध्यान में आ गया। लेकिन लर्निंग डिफिकल्टीज में डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया ऐसी कई प्रकार की डिफिकल्टीज है जिनके तहत बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो लर्निंग डिफिकल्टीज वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान इस शिक्षा नीति में। तीसरा समूह है सोशो इकोनॉमिक, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसीज, भाषाई और पंथीय अल्पसंख्यक, ये सब समुदाय है। मुस्लिम समाज में शिक्षा बहुत कम है, तो ऐसे भी इन सभी वंचित समूहों का ध्यान इसमें रखा गया है। और चौथा समूह है इकोनॉमिकली बैकवर्ड। उसमें 3 प्रकार है, ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद, शहरी क्षेत्र के गरीब लोग, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हो, या जो शहर में रह रहे हैं लेकिन आर्थिक दृष्टि से वंचित है। और तीसरा समूह है वो माइग्रेंट लेबर्स। जैसे हमको मालूम है महाराष्ट्र में ऊस तोड़नी कामगार कहते हैं, जो गन्ने की कटाई करने के लिए 5-5, 6-6 महीने पूरा परिवार का परिवार अपने घर से निष्कासित होकर जहां गन्ने की खेती है वहां बाल बच्चे उनको लेकर आता है। अब 6-6 महीने में ऐसा अगर वो घूमते हैं तो उनके बालक कहां स्कूल में जाएंगे। तो इस प्रकार से जो माइग्रेंट लेबर्स है ये एक चौथा समूह है। अब उनके लिए कई प्रकार की सुविधाएं की है। उनको ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से जोड़ना, ड्रॉप आउट को पुनः जोड़ना, आवश्यकता हुई तो लक्षित छात्रवृत्ति देना, टारगेटेड स्कॉलरशिप, माता पिता को इंसेंटिव देना, वो आर्थिक हो या अन्य लाभ के हो, जिससे वो प्रोत्साहित हो कि अपने बच्चे को स्कूल में भेजे, सशर्त कुछ नगद राशि देना, परिवहन के लिए साइकिल देना, कई प्रकार के प्रावधान इस शिक्षा नीति में किए हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई विविक्षित क्षेत्र इन समुदायों से मेजॉरिटी में है ऐसे ध्यान में आ गया तो स्पेशल एजुकेशन जोन बनाकर राज्य और केंद्र सरकार उन वंचितों को शिक्षा में लाने का भरकस प्रयास करेंगे, ये भी सोचा गया है। निःशुल्क छात्रावास, महिलाओं के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर फ्री हॉस्टल फैसिलिटी, ऐसी कई प्रकार की सुविधाएं इसमें की गई है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो भारतीयता। उसके विजन में ही कहा है कि यह भारत केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है। इंडियननेस और इंडियन इथॉस इज अ वेरी बेसिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर शिक्षा नीति। अब ये क्या है? एक तो भारतीय भाषा है, दूसरा इसमें जो महत्व का विषय है वो भारतीय तंत्रज्ञान,
भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत को जानना, इन सभी बातों को शिक्षा नीति में आज लाया गया है। नहीं तो आज तक दुर्भाग्य से जो भारतीय, उसको इस देश के बुद्धिवादियों ने नकारा है। आयुर्वेद, ये तो साइंटिफिक मेथड नहीं है, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं है। संस्कृत, इट्स अ डेड लैंग्वेज। योगा है लेकिन प्रूव नहीं है। इस प्रकार की भावना को लेकर हमेशा भारतीय तत्व ज्ञान को, परंपराओं को हतोत्साहित किया गया है। लेकिन इस शिक्षा नीति में इन सभी विषयों को सम्मिलित किया गया है। उन्होंने कहा ठीक है, आप भारतीय ज्ञान परंपरा देखो, लोक विज्ञा देखो और उनको परीक्षण करो, उनको विज्ञान के आधार पर परखो, लेकिन ऐसी सभी भारतीय ज्ञान परंपराओं को शिक्षा नीति में सम्मिलित किया है। उच्च शिक्षा में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एनआरएफ, इसका प्रावधान किया है, क्योंकि दुर्भाग्य से भारत में संशोधन या अनुसंधान, हिंदी में अनुसंधान ये शब्द ज्यादा ठीक है, तो अनुसंधान की प्रक्रिया दुर्भाग्य से भारत में ठीक नहीं हुई है। यानी हमारे यहां विश्वविद्यालयों में अनुसंधान नहीं होता है। अनुसंधान करने वाली नेशनल लैबोरेटरीज और विश्वविद्यालय कटे हुए हैं, ठीक तरह से फंडिंग नहीं है। एक दृष्टि से देखा जाए तो अनुसंधान की संस्कृति ही दुर्भाग्य से इस देश में उत्पन्न नहीं हुई। तो इसीलिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और 20,000 करोड़ रुपए सालाना अनुदान देकर उसको सक्षम करने की आवश्यकता बताई गई है, क्योंकि इसी संशोधन से ही आगे चलकर नए नए अनुसंधान और उससे वेल्थ जनरेशन संभव होगा और कुल मिलाकर देश प्रगति पथ पर जाएगा। इसीलिए संशोधन या अनुसंधान को बहुत बड़ा महत्व इस शिक्षा नीति में दिया गया है। अभी तक हम हायर एजुकेशन में एफिलिएटिव टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम में थे। मुंबई विश्वविद्यालय 825 महाविद्यालयों को एफिलिएट करता है, लेकिन ध्यान में आया है कि जिस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी विषयों को लेकर आज इस शिक्षा नीति में कही है, तो उसको ठीक तरह से क्रियान्वित करना है तो ऑटोनॉमी इज द ओनली फॉर्म ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिससे ये सब बातें हम कर पाएंगे। इसीलिए आने वाले 10 साल में ऑल अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस विल बी ऑटोनॉमस एंड ऑल द यूनिवर्सिटीज will be distributed in 2 major categories: research intensive university और teaching learning intensive universities। तो ये इस कारण से विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। और एक अंतिम बात मैं आप सबके सम्मुख रखना चाहूंगा, होलिस्टिक एजुकेशन की ओर जाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। क्या है होलिस्टिक एजुकेशन? शरीर, मन, बुद्धि और आत्मन, इन सबका विकास ही मनुष्य का विकास है। लेकिन दुर्भाग्य से आज तक हमने शिक्षा में केवल बुद्धि के विकास का कुछ प्रयास किया है, और वो भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एनालिसिस यहां तक ही किया है। लेकिन इवैल्यूएशन, कंपेयरिंग टू मेथड्स, सिंथेसिस, डिजाइनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में से नई बात उत्पन्न करना, इन बातों पर हमारा भी ध्यान नहीं गया है। जिसको कॉग्निटिव डोमेन के ये जो स्किल्स है, इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं गया है। लेकिन होलिस्टिक डेवलपमेंट में तो कॉग्निटिव डोमेन के स्किल्स के साथ साथ एफर्मेटिव डोमेन को भी महत्व दिया है। आप लोगों के साथ बात कर सकते हैं क्या? हायर ऑर्डर थिंकिंग आपका है क्या? आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखते हैं क्या? Can you concentrate mind on any particular area or simultaneously can you detach the mind? क्योंकि concentration and detachment दोनों आवश्यक है। तो इस प्रकार से भावनाओं को संतुलित करना, इसकी भी शिक्षा इस होलिस्टिक डेवलपमेंट के तहत दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि यह भी एक बड़ा महत्व का बिंदु है। और अंत में नो टू कमर्शियलाइजेशन, ये बड़े स्पष्ट शब्दों में इस शिक्षा नीति ने कहा है। जैसे सर ने बताया कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत केंद्रित है,
यही बात दौलत सिंह कोठारी जी ने अपने पहले एजुकेशन पॉलिसी में भी कही थी। उन्होंने कहा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इंटेलेक्चुअल लर्निंग इज शिफ्टेड टू वेस्ट। वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी आज भारत में प्रस्तावित करने की जरूरत है और आज यही समय की मांग है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने प्रस्तुत की गई है।